नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज एबीसी। मैं हूं निखिल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नॉर्थ अमेरिका का फिजिकल मैप, जिसमें हम लोग जानेंगे नॉर्थ अमेरिका के फिजिकल फीचर्स के बारे में, नॉर्थ अमेरिका के रिवर्स, माउंटेन्स, लेक्स, प्लेट्यूज और सीज कौन कौन से है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अराउंड, ये सब चीज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपके सामने पूरे वर्ल्ड का मैप। तो इसमें नॉर्थ अमेरिका का लोकेशन देख लेते हैं। तो ये हमारा नॉर्थ अमेरिका हो गया, ठीक है। ये नॉर्थ अमेरिका हमारा प्योरली नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में मिलता है, ठीक है। नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर कैसे, तो ये समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्राइम मेरिडियन, ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, ठीक है, जो कि लंदन से क्रॉस करता है। इसके इंटायरली वेस्ट में ये पड़ता है, ओके। उसके बाद अब ये देखते हैं इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है। ये पूरे अर्थ को दो भाग में बांटता है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये नॉर्थ अमेरिका इंटायरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, इसीलिए ये नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में बोला जाता है। ये पूरा कॉन्टिनेंट प्राइम मेरिडियन को भी क्रॉस नहीं करता और इसका कोई भी हिस्सा इक्वेटर को भी क्रॉस नहीं करता है। तो इंटायरली इस रीजन में ये मिलता है। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं नॉर्थ अमेरिका के बारे में। तो ये पूरा नॉर्थ अमेरिका एक ट्रायंगुलर शेप में आप देख सकते हैं। ये पूरा इस तरह से एक पूरा ट्रायंगल के शेप में है ये पूरा। ग्रीनलैंड को भी इसमें इंक्लूड कर लेंगे हम, क्योंकि ग्रीनलैंड का तो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि ग्रीनलैंड पॉलिटिकली बिलोंग्स करता है डेनमार्क को, लेकिन ज्योग्राफिकली, तो हम लोग ज्योग्राफी में इसको कवर करेंगे, ज्योग्राफिकली ये नॉर्थ अमेरिका को ही बिलोंग करता है। और जो पूरा नॉर्थ अमेरिका है ये 3 साइड से ओशन से घिरा हुआ है। अगर इसके नॉर्थ में जाएंगे तो यहाँ पे आर्कटिक ओशन हो गया ये पूरा। उसके अगर वेस्ट में जाएंगे, नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पे अगर पूरा देखेंगे तो ये पूरा पैसिफिक ओशन लगता है। और नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट पे अगर देखेंगे तो अटलांटिक ओशन लगता है, ठीक है। और इसके बाद अगर लैंड से बॉर्डर शेयर करेंगे तो लैंड से ये सिर्फ जाके साउथ अमेरिका को लगता है इस्थमस ऑफ पनामा से। यहाँ पे इसका बॉर्डर आ जाता है इस्थमस ऑफ पनामा, और इसके बाद ये साउथ अमेरिका को टच करता है। बाकी ये लैंड से और किसी दूसरे कॉन्टिनेंट को टच नहीं करता। साइज की बात करें तो 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है अगर एरिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो। रैंक 1 पे हो गया एशिया, रैंक 2 पे हो गया अफ्रीका और रैंक 3 पे नॉर्थ अमेरिका का नंबर आता है, ठीक है। और अगर पॉपुलेशन का देखा जाए तो 7.6% आज के डेट पे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो लगभग 7.6% वर्ल्ड की पॉपुलेशन नॉर्थ अमेरिका में रहती है। भविष्य में ये बढ़ सकता है, तो आप अपने आप से अपडेट कर लीजिएगा। वही अगर हाईएस्ट और डीपेस्ट पॉइंट की बात करते हैं, पूरे नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट और डीपेस्ट पॉइंट कौन सी, तो हाईएस्ट पॉइंट जो है वो मैकिनली माउंटेन है, जो कि अलास्का रेंज में यहाँ पे पड़ेगी। इसका लोकेशन लगभग यहाँ पे रहेगा, पॉइंटर देख सकते हैं। और अगर जो लोएस्ट पॉइंट की बात करें तो डेथ वैली है, तो डेथ वैली ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, इसके ऊपर यहाँ पे इस जगह पड़ेगा। और संजोग की बात यह है कि दोनों के दोनों यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ही आते हैं, हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट दोनों। अलास्का भी तो यूएस का ही पार्ट है, तो ये दोनों यूएस के अंदर ही आते हैं। अब जरा बाउंड्रीज देख लेते हैं नॉर्थ अमेरिका की, किसकी क्या क्या लगती है। तो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप का पहले बाउंड्री देख लेते हैं। तो ऐसे अगर देखा जाए तो लैंड से तो ये शेयर नहीं होती, एक स्ट्रेट पड़ता है बीच में, डेनमार्क स्ट्रेट, तो वहां से ये डिफरेंट मतलब कि बांटा जाता है कि इसका डेनमार्क स्ट्रेट आपका देख लीजिए ये वाला हो गया। इसके ईस्ट में अगर जाएंगे तो यूरोप, और इसके वेस्ट में जाएंगे तो ग्रीनलैंड पड़ता है, जो कि ज्योग्राफिकली नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। तो डेनमार्क स्टेट ही इसका बॉर्डर लाइन हो गया। और डेनमार्क स्टेट ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में जो एरिया वाटर बॉडी है उसको डेनमार्क स्टेट कहते हैं। तो यहाँ पे हम समझ गए। अब चलते हैं बाउंड्रीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया के बीच में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रशिया का साइबेरिया वाला पार्ट है और ये अलास्का वाला पार्ट है। तो ये बीच में एक पतली सी वाटर बॉडी है, इसको कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट, जो कि चुकची सी और बेरिंग सी को कनेक्ट करती है। तो बेरिंग स्ट्रेट यहाँ पे एशिया को और नॉर्थ अमेरिका को अलग करता है। अब देखते हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का बॉर्डर का है। तो इस्थमस ऑफ पनामा, ठीक है। ये पनामा कैनाल जो है ये पनामा सिटी के बगल से यहाँ पे गुजरा हुआ है, जो कि इधर से गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया एक तरह से कर सकते हैं, पैसिफिक ओशन से अटलांटिक ओशन में जाने का रास्ता है, ठीक है। लेकिन पनामा कैनाल बॉर्डर नहीं है। पनामा पूरा अगर देश देखा जाए तो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जाता है, ये पूरा पनामा। तो जहाँ पनामा एंड होता है, जहाँ बॉर्डर एंड होती है, तो वही है बॉर्डर इसका, ठीक है। और इसको इस्थमस ऑफ पनामा कहते हैं। और डेरेन माउंटेन है यहाँ पे, तो वही उसका बॉर्डर हो जाता है। डेरेन माउंटेन बोल सकते हैं, चाहे इस्थमस ऑफ पनामा बोल सकते हैं। तो यही नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से अलग करता है।
ये आप डिटेल में आप वही देख सकते हैं। तो ये पूरा पनामा कंट्री हो गया, यहाँ से इसका बॉर्डर स्टार्ट होकर यहाँ पे इसका एंड हो गया और यहाँ पे है पनामा कैनाल। तो यहीं पे डेरिन माउंटेन है, ये वाला जो माउंटेन देख रहे हैं ये वाला, और यही इसको अलग करता है नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से। अब फिजिकल डिवीजन देख लेते हैं नॉर्थ अमेरिका। तो फिजिकल डिवीजन में अगर बात करें तो 5 भाग में बांटा गया। तो पहले एक एक बार सबका नाम पढ़ लेते हैं, तो नाम यूज टू हो जाएगा, तो फिर एक एक रीजन को करके डिटेल में भी देखेंगे। तो सबसे पहला रीजन हो गया माउंटेनियस वेस्ट। उसके बाद जैसे कि नाम से ही क्लियर है, माउंटेन होगा और वेस्ट में, ठीक है। उसका ग्रेट प्लेन्स, उसके बाद थर्ड नंबर हो गया कैनेडियन सील्ड, और फोर्थ नंबर हो गया वेरिड ईस्टर्न रीजन, और फिफ्थ नंबर हो गया कैरेबियन। तो ये 5 डिवीजन में बांटा जाता है। अब एक एक करके सबको देखते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले देखते हैं माउंटेनियस वेस्ट। तो ये वाला पार्ट जो वेस्टर्न पार्ट है पूरा, ये वाला नॉर्थ अमेरिका का, ये पूरा आ जाता है माउंटेनियस, पूरा रीजन है और माउंटेनियस वेस्ट के फिजिकल डिवीजन में आ जाता है। इसको पूरा, यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन रेंज है और इस पूरे माउंटेन रेंज को मिला के एक साथ कॉर्डिलेरास कहा जाता है, ठीक है। और ये कॉर्डिलेरास, ये अलास्का वाला पार्ट से यहाँ से शुरू होके ये पूरा इंटायरली ये नॉर्थ अमेरिका को मेक्सिको होते हुए ये पूरा सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हुए साउथ अमेरिका में भी चला जाता है, और ये वहाँ पे एंडीज माउंटेन रेंज के नाम से होता है। और इवन साउथ अमेरिका का भी एंड होने के बाद वो अंटार्कटिका में भी चला जाता है। तो हम साउथ अमेरिका वाला पार्ट में देखेंगे और अंटार्कटिका वाला पार्ट दोनों में इसको कवर करेंगे कि ये कॉर्डिलेरास कितना मैसिव है। ये पूरा अलास्का से होते हुए वो पूरा अंटार्कटिका तक चला जाता है। और नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पे तो पूरा है ही, और इसका एक्सटेंशन देखा जाए तो ये पूरा अलास्का का यहाँ से शुरू होके ये पनामा कंट्री तक जाता है, इस्थमस ऑफ पनामा तक जाता है। और इसमें से कौन कौन से माउंटेन आ जाते हैं, जो जितने इसके माउंटेन रेंजेस हैं तो सब इसमें कवर है। जैसे रॉकी माउंटेन हो गया, कोस्टल रेंज हो गया, सीरिया नवादा हो गया, सीरिया मांद्रे हो गया, अलास्का रेंज हो गया, जितने माउंटेन है सब इसी के कॉर्डिलेरास के अंदर में आ जाते हैं। उसमें अगर बात करें तो अगर ये कास्केड माउंटेन रेंज की, तो कास्केड माउंटेन रेंज सबसे यंगेस्ट माउंटेन रेंज है यहाँ का। और ये कुछ तो पीक ऐसे हैं इसमें कि जो 1 मिलियन ईयर एगो ही है, मतलब कि 10 लाख साल पुराने ही है, मतलब वेरी न्यू है। और ये जो पूरा जो आता है ये माउंटेन रेंज, ये आ जाता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में है तो यहाँ पे हमेशा भूकंप आते रहती है, यहाँ पे एक्टिव वॉल्केनो भी मिलेंगे, कुछ डोरमेंट भी है, लेकिन कुछ एक्टिव वॉल्केनो भी, तो यहाँ पे हमेशा अर्थक्वेक और ये सब आते रहते हैं, और सुनामी का भी यहाँ पे डर बना रहता है। और आगे देखते हैं तो इसका अगर रीजन की बात करें तो यहाँ पे टेम्परेट फॉरेस्ट है, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट है। तो जो जिस एरिया में, जैसे कोस्टल वाला जो पार्ट है, यहाँ पे अगर जो सी से जो विंडवर्ड साइड जो पड़ जाते हैं माउंटेन, वहाँ पे तो अच्छा खासा टेम्परेट रेन फॉरेस्ट है। उसी तरह से रॉकी माउंटेन में भी कुछ कुछ है, लेकिन इस दोनों माउंटेन रेंज के बीच में अगर देखा जाए तो कुछ डेजर्ट रीजन भी है, ठीक है। और अगर वेजिटेशन की बात करें तो जो टेम्परेट रेन फॉरेस्ट है तो वहाँ पे सीदार, फिग और ये सब वेजिटेशन पाए जाते हैं, जो कि 90 मीटर से भी ऊपर हो जाते हैं और 3-3 मीटर इनका डायमीटर होता है। और जो इनके जो, अब जैसे कि मैंने बताया कि दोनों माउंटेन रेंज है, एक इधर वाले साइड में भी चलता है और एक इधर वाला साइड, जो बीच का जो पोर्शन हो गया, बीच का पोर्शन, ये बीच वाला सब, यहाँ पे डेजर्ट फॉर्म हो जाते हैं, डेजर्ट है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे जो 3 इंपॉर्टेंट जो डेजर्ट है नॉर्थ अमेरिका, सोनोरन डेजर्ट, मोहावे डेजर्ट और चिहुआन डेजर्ट, ये सब डेजर्ट इसी दोनों के बीच में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बादल है वहाँ पे आ ही नहीं पाती है, क्योंकि जो ये सब लीवर्ड साइड पड़ जाता है माउंटेन के, तो यहाँ पे बारिश हो नहीं पाती है, इसलिए कोल्ड डेजर्ट यहाँ पे फाउंड होते हैं। तो डेजर्ट वाले जो सेक्शन करेंगे तो उसमें एक एक डेजर्ट को तो देखेंगे, लेकिन मेजर डेजर्ट सोनोरन, मोहावे और चिहुआन डेजर्ट तो यहीं पे मिलते हैं। और इसके साथ साथ देखा जाए तो यहाँ पे ऑयल और नेचुरल गैस का भी अच्छा खासा रिजर्व मिलता है। अब बात करते हैं अपने दूसरे जो पार्ट है फिजिकल डिवीजन नॉर्थ अमेरिका का, ग्रेट प्लेन्स। ग्रेट प्लेन्स की बात करते हैं तो ये वाला जो पूरा जो माउंटेनियस रीजन हो गया, इसके बाद वाला जो पोर्शन पड़ जाता है, तो ये पूरा जो कनाडा से होते हुए और ये पूरा यूएस से और कुछ हिस्सा मैक्सिको का यहाँ का, तो ये पूरा ग्रेट प्लेन्स में आ जाता है। ये ग्रेट प्लेन्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्योंकि पहले अगर लास्ट आइस एज की बात करें, जो ग्लेशियर पीरियड था 18,000 एगो में ये पीक पे था, और फिर आज से 10,000 साल पहले से ये धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू किया और ग्लेशियर नॉर्थ की तरफ रिसाइड करते चलेगा। तो जैसे जैसे ग्लेशियर हटे तो उस हटने के कारण और ग्लेशियर मेल्टिंग के कारण यहाँ का
पूरा लैंडफॉर्म बना है जो कि प्लेन लैंड्स के तरह है और काफ़ी फर्टाइल है। और यहाँ पे जो मिट्टी और जो डिपॉजिट की गई ग्लेशियर्स के द्वारा तो काफ़ी थिक मोटा ब्लैंकेट लेयर सॉइल का बना दिया, ठीक है, और काफ़ी डीप भी है यहाँ का। तो ये पूरा ग्लेड प्लेन्स का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद अगर देखा जाए तो इसको ब्रेड बास्केट ऑफ नॉर्थ अमेरिका भी बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे ग्रेन्स बहुत ज़्यादा उगाए जाते हैं और इतने ज़्यादा उगाए जाते हैं तो नॉर्थ अमेरिका तो खाता ही है पूरा, और इसके साथ साथ एक्सपोर्ट भी किया जाता है काफ़ी सारे कंट्री में। तो इसको ब्रेड बास्केट ऑफ द रीजन कहा जाता है। और इसमें पेरीज ग्रासलैंड भी पाए जाते हैं। तो जहाँ जहाँ ग्रासलैंड हो गया और वहाँ का अगर टेम्परेचर अच्छा है और वहाँ पे अगर ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है तो वहाँ पे ऑटोमेटिक तो खेती होने लगेगी, तो एग्रीकल्चर लैंड बन जाएंगे। लेकिन बहुत सारा हिस्सा है जहाँ पे खेती में, वहाँ पे ग्रासलैंड है, तो यहाँ पे पेरीज ग्रासलैंड है। और ये इसके जो ग्रास होते हैं वो छोटे मोटे नहीं तो काफ़ी लंबे लंबे 7-7 फीट तक लंबे ग्रास हो जाते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे भी ऑयल और नेचुरल गैस का रिजर्व मिलता है, तो काफ़ी रिच है नॉर्थ अमेरिका ऑयल और नेचुरल गैस के रिजर्व में। ग्रेट प्लेन्स पे भी मिलता है और ये जो वेस्टर्न माउंटेन रीजन है इस पे भी मिलता है। अब आ जाते हैं कैनेडियन सील्ड पे। तो पहला वाला पार्ट देख लिया, दूसरा ग्लेड प्लेन्स देख लिया। उसके बाद वाला जो ये हल्का सबसे लाइट ग्रीन वाला जो पार्ट देख रहे हैं ये कनाडा का नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट जो है ये पूरा कैनेडियन सील्ड में आ जाता है। ये रिलेटिवली एक प्लेट्यू रीजन है जो कि काफ़ी फ्लैट है, ठीक है। और जो सेंट्रल रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, ये पूरा यहाँ से लेके नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से लेके हुए सेंट्रल रीजन और ईस्टर्न रीजन ये पूरा आ जाता है कनाडा का इसमें कैनेडियन सील्ड में, ठीक है। रॉकी लैंडस्केप होगा और इसमें सबसे बड़ा खासियत यह है कि यहाँ पे लेक्स बहुत ज़्यादा फाउंड होते हैं। यहाँ तक कि जितने लेक्स हैं मेजर जितने लेक्स हैं पूरा लेक्स इसी कैनेडियन सील्ड के आसपास मिलता है। और यहाँ का अगर बात करें तो ये परमाफ्रॉस्ट रीजन है। परमाफ्रॉस्ट रीजन का मतलब हो गया कि 2 या 2 से अधिक साल तक अगर ये बर्फ जमा रहे परमानेंटली जमीन पे तो उसको परमाफ्रॉस्ट रीजन कहते हैं। तो परमाफ्रॉस्ट होने के कारण यहाँ पे मॉइस्चर, नमी पूरा से रहता है मिट्टी में, तो उसमें वेजिटेशन होता है। तो टुंड्रा टाइप का वेजिटेशन यहाँ पे होता है जैसे कि लाइकेन, मॉसेज, अलगी। अब अगली रीजन की बात करें तो वेरिड ईस्टर्न रीजन। तो ये अपैलेचियन माउंटेन रीजन और जो कोस्टल प्लेन है ये वाला पूरा जो ईस्टर्न वाला पार्ट है ग्रेट प्लेन्स के आगे में और कैनेडियन सील्ड के साउथ में, तो ये पूरा आ जाता है ईस्टर्न रीजन में। तो यहाँ पे मेनली 2 टाइप का रीजन, एक कोस्टल प्लेन वाला रीजन हो गया और दूसरा अपैलेचियन माउंटेन रीजन हो गया। अपैलेचियन माउंटेन रेंज की बात करें तो यहाँ पे ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, बहुत ही पुराना ओल्ड फोल्ड माउंटेन है और यहाँ पे रिच डिपॉजिट है मिनरल्स का, आयरन ओर का, ये सब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मिलता है अपैलेचियन माउंटेन के अराउंड, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो जो कोस्टल प्लेन है तो ये मार्सी लैंड है, वेटलैंड्स है, यहाँ पे सालों भर मॉइस्चर रहता है क्योंकि समुद्र के किनारे है। तो ये वाला काफ़ी फर्टाइल लैंड, यहाँ पे भी काफ़ी फर्टाइल लैंड है। इसके साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारे वेटलैंड है और फ्लोरिडा एवरग्लेड्स जो लार्जेस्ट वेटलैंड है पूरे नॉर्थ अमेरिका का, वो फ्लोरिडा वाला यहाँ वाला पोर्शन में मिलता है। अब बात कर लेते हैं कैरेबियन रीजन की। तो कैरेबियन के जितने जो अगर छोटे छोटे आइलैंड को टोटल काउंट किया जाए तो टोटल 7000 आइलैंड है। और सिर्फ 7000 आइलैंड ही नहीं है, आइलैंड के साथ है आइसलेट भी। आइसलेट मतलब कि आइलैंड का भी बहुत ही छोटा रूप, ठीक है। मतलब कि हार्डली बहुत ही क्या कहें, बहुत ही छोटा रूप अगर आइलैंड का है तो उसको आइसलेट कहते हैं। उसके बाद कहेंगे रीफ। रीफ हो गया जो कोरल रीफ से बनते हैं, कोरल डिपॉजिट के कारण जो बन जाते हैं वो उसको कोरल रीफ कहते हैं, जैसे कि लक्षद्वीप है अपना, तो उसी तरह का रीफ है वो भी इसमें मिलता है। और उसके साथ साथ केज मिलता है। केज हो गया कि अगर बहुत ही छोटा रीफ है और उसके ऊपर बालू आ जाती है तो उसको केज कहते हैं। ये रीफ का भी छोटा रूप, जैसे कि आइलैंड का आइसलेट हो गया उसी तरह रीफ का केज हो गया। एक तरह समझ सकते हैं कि रीफ का, कोरल रीफ का बहुत ही छोटा अगर कोरल रीफ कहीं है तो उसको केज कहेंगे। इसके साथ अगर पूरे आइलैंड सिस्टम को देखा जाए तो ग्रेटर एंटिलीज और लेसर एंटिलीज में बांटा जाता है। ये तो मैंने पॉलिटिकल वाले मैप में बताया था, तो यहाँ पे ही बता दे रहा हूँ। ये जो इतने बड़े बड़े आइलैंड्स ये सब देख रहे हैं ये सब ग्रेटर एंटिलीज में आते हैं और ये जो ईस्टर्न पार्ट में सब जो छोटे छोटे आइलैंड है ये सब लेसर एंटिलीज में आ जाते हैं। कोरल रीफ और केज होने के कारण यहाँ पे बहुत ही काफ़ी रिच है बायोडाइवर्सिटी में। तो ये हमारे 5 पार्ट फिजिकल डिवीजन नॉर्थ अमेरिका के खत्म हो जाते हैं। अब देखते हैं माउंटेन रेंजेस ऑफ नॉर्थ अमेरिका, कौन कौन से माउंटेन रेंज है नॉर्थ अमेरिका के, तो वो सब एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो मेन लैंड, तो ये हो गया नॉर्थ अमेरिका। एक यहाँ पे आइलैंड पड़ता है हवाई लैंड, तो इस मैप में नहीं आ पा रहा। तो हवाई आइलैंड जो बहुत सारे माउंटेन से ही बना हुआ, वो वोल्केनिक माउंटेन है। तो उसमें जो सबसे बड़ा जो है वो है मौना किया,
ठीक है। ये हवाई का आइलैंड है और ये एक तरह से पूरा एक माउंटेन ही है। और इसकी अगर हाइट देखा जाए, अगर सी लेवल से हाइट इसकी अगर मेज़र करें तो 4205 मीटर आती है, ठीक है। और अगर इसकी टोटल हाइट काउंट की जाए, मतलब कि जहाँ से ये निकला हुआ है, मतलब कि जो सी सरफेस की तो बात होगी, जो सी का जो तली है वहाँ से, जहाँ से इसका माउंटेन स्टार्ट होता है, मतलब कि सी बेड से, वहाँ से अगर इसका काउंट किया जाए तो 9966 मीटर इसकी हाइट है, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा है। लेकिन चूंकि ये तो अगर सी लेवल से नापते हैं तो सी लेवल से नापा जाए तो 4205 मीटर है। अगर पूरा बॉटम से नापते हैं तो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। अब आ जाते हैं मेन लैंड, जो पूरा नॉर्थ अमेरिका है, इसके माउंटेन रेंजेस पे। तो सबसे अगर नॉर्थ से स्टार्ट करें तो यहाँ पे पड़ता है ब्रुक्स रेंज, ठीक है। ब्रुक्स रेंज का जो सबसे हाईएस्ट मतलब जो पीक है वो माउंट इस्टो है। तो सबसे नॉर्थ में हो गया ब्रुक्स रेंज। उसी के अगर ठीक साउथ में देखा जाए तो यहाँ पे अलास्का है, तो अलास्का रेंज, यहाँ पे अलास्का रेंज हो गया। और इसी अलास्का रेंज में एक पीक पड़ती है माउंट मैकिनले के नाम से, और जिसको देनाली पीक भी बोला जाता है, जो कि पूरे नॉर्थ अमेरिका का सबसे हाईएस्ट पीक है। ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे हाईएस्ट पीक हो गया माउंट मैकिनले, और ये पड़ जाएगा अलास्का रेंज में। इसका लोकेशन लगभग यहाँ पे पड़ जाएगा, बीच में आता है। उसका मैकेंजी माउंटेन, तो मैकेंजी माउंटेन आप देख सकते हैं मैप में, यहाँ पे पड़ जाता है मैकेंजी माउंटेन। इससे मैकेंजी रिवर भी निकलती है। उसके बाद पैसिफिक कोस्ट रेंज, तो ये जो कोस्टल पार्ट जो है यहाँ पे, ये वाला पार्ट यहाँ पे, और ये कास्केड रेंज के भी अगर नॉर्थ में देखा जाए तो यहाँ पे कोस्टल रेंज पड़ता है। पैसिफिक कोस्ट रेंज काफ़ी लॉन्ग है, छोटे छोटे हैं लेकिन काफ़ी लंबे जगह जगह पे यहाँ पे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे इधर के माउंटेन रेंजेस हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं सीधे रॉकी माउंटेन रेंज को। तो रॉकी माउंटेन रेंजेस, ये पूरा जो माउंटेन रेंज सिस्टम है इसके ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है, ठीक है। और माउंट एल्बर्ट इसका सबसे हाईएस्ट पीक है, माउंट एल्बर्ट। उसके बाद बात करते हैं कास्केड रेंज की। तो कास्केड रेंज ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पड़ता है कास्केड रेंज, ठीक है। कोलंबिया प्लेट्यू और कोलंबिया प्लेट्यू पड़ जाता है कास्केड रेंज रॉकी माउंटेन बीच में, तो कोलंबिया प्लेट्यू के वेस्ट में यहाँ पे पड़ जाएगा कास्केड रेंज, जो कि यूएसए में ही पड़ता है। और उसके बाद अगर कास्केड रेंज के बाद देखा जाए तो सीरिया नेवादा आपका यहाँ पे पड़ जाएगा, यहाँ पे पड़ जाएगा सीरिया नेवादा। ये हो गया कैलिफोर्निया स्टेट अमेरिका का, और उसके जस्ट ईस्ट में पड़ जाएगा यहाँ पे सीरिया नेवादा। इसमें मैप में नहीं दिया हुआ, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, सीरिया नेवादा यहाँ पे हो गया। और विटनी, इसका माउंट विटनी इसका सबसे हाईएस्ट पीक है। और उसके बाद बात करें तो एक दो माउंटेन आते हैं, एक ईस्टर्न साइड में, एक वेस्टर्न साइड में। तो सीरिया माद्रे ऑक्सीडेंटल और सीरिया माद्रे ओरिएंटल। तो ऑक्सीडेंटल का मतलब ही होता है वेस्टर्न साइड, ओरिएंटल का मतलब होता है ईस्टर्न साइड। तो सीरिया माद्रे ऑक्सीडेंटल और सीरिया माद्रे ओरिएंटल, तो ये मेक्सिको का दो रेंज हो गया। अगर मेक्सिको के वेस्ट कोस्ट में बात करें तो सीरिया माद्रे ऑक्सीडेंटल, और वेस्ट मेक्सिको के ईस्ट कोस्ट की बात करें तो सीरिया माद्रे ओरिएंटल। तो ये दो माउंटेन रेंज हो गया। और वही सीरिया माद्रे ओरिएंटल के सबसे लास्ट में अगर बात करेंगे तो एक माउंटेन पड़ता है पिको दी ओरिजाबा, 5610 मीटर। ये मेक्सिको का सबसे हाईएस्ट पीक, और ये एक वॉल्केनिक माउंटेन है। तो इधर के सारे माउंटेन्स हो गया। अब देख लेते हैं ईस्टर्न साइड में। तो ईस्टर्न साइड में एप्लेचियन माउंटेन रेंज पड़ता है, ठीक है। और इसका सबसे हाईएस्ट पीक माउंट मिचेल है। अब बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका के प्लेट्यूज के बारे में। तो मेजर 3 प्लेट्यू पाए जाते हैं, मेजर जो है, और भी छोटे छोटे हैं लेकिन मैं मेजर को कवर किया हूँ। तो इसमें 3 मेजर प्लेट्यूज पाए जाते हैं। तो सबसे पहले है कोलंबिया प्लेट्यू, ये आप देख सकते हैं, ये हो गया कोलंबिया प्लेट्यू, जो कि रॉकी माउंटेन और कास्केड रेंज के बीच में पड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कोलंबिया रिवर भी यहाँ से फ्लो होती है। उसके बाद आ जाता है कोलोराडो प्लेट्यू, ये आप देख सकते हैं, ये कोलोराडो प्लेट्यू हो गया। इसके ईस्ट में अगर पड़ जाएगा तो सीरिया नेवादा पड़ जाएगा, सीरिया नेवादा के ईस्ट में कोलोराडो प्लेट्यू पड़ेगा। और यहाँ से कोलोराडो रिवर भी बहती है, जो कि ग्रैंड कैनियन फाउंड करती है। मोस्ट फेमस जो ग्रैंड कैनियन है वो भी इसी कोलोराडो रिवर पे ही फाउंड होता है, जो कि कोलोराडो प्लेट्यू में ही पड़ता है। अब बात करते हैं कैनेडियन सील्ड और लॉरेशियन प्लेट्यू की। तो ये जो पूरा देख सकते हैं, ये वाला, ये पूरा आ जाता है कैनेडियन सील्ड या लॉरेशियन प्लेट्यू में। तो यहाँ पे हमारे तीनों प्लेट्यू खत्म हुए। अब बात करते हैं डेजर्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका के बारे में। तो मेजर 4 डेजर्ट है यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में। तो सबसे पहले डेजर्ट देखते हैं, मोहावे डेजर्ट है,
MOJAVE, मोजावे नहीं पढ़ेंगे इसको, मोहावे पढ़ेंगे। मोहावे डेजर्ट इज द शैडो ऑफ सीरिया नेवादा। तो सीरिया नेवादा माउंटेन रेंज ये हो गया हमारा, और इसी के शैडो रीजन पे पड़ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर बड़े वाले मैप में देख सकते हैं तो ये वाला रीजन जो है ये हमारा हो गया मोहावे डेजर्ट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सोनोरन डेजर्ट। सोनोरन डेजर्ट रेंज शैडो एरिया पड़ जाता है कोस्ट रेंज का। तो ये वाला जो देख सकते हैं ये सोनोरन डेजर्ट हो गया। तो यहाँ पे पूरा कोस्ट रेंज है और गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया के बोथ साइड में यहाँ पे पड़ जाता है सोनोरन डेजर्ट, इस वाला जोन में, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो ग्रेट बेसिन डेजर्ट। तो ग्रेट बेसिन डेजर्ट हाईएस्ट एलिवेशन है और ये इसका लोकेशन लगभग यहाँ पे पड़ जाएगा रॉकी माउंटेन के आसपास यहाँ पे, और ये हाईएस्ट है और कोल्डेस्ट भी है, ठीक है। इसके बाद अगर बात कर रहे हैं चिहुअन डेजर्ट की, तो ये मैक्सिको में पड़ जाता है। चिहुअन डेजर्ट ये सीरिया माद्रे जो माउंटेन रेंज है, सीरिया माद्रे ओरिएंटल और सीरिया माद्रे ऑक्सीडेंटल, ये दोनों के बीच में, ऑक्सीडेंटल के बीच में ये पड़ जाता है ये चिहुअन डेजर्ट। तो यहाँ पे हमारे चारों डेजर्ट खत्म हुए नॉर्थ अमेरिका के। एक बार आप दोबारा मैप में आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको धीरे धीरे ये क्लियर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नॉर्थ अमेरिका के रिवर्स के बारे में, कौन कौन से रिवर्स यहाँ पे फ्लो होते हैं। तो सबसे पहले अगर नॉर्थ से ही स्टार्ट करें तो यूकॉन रिवर फ्लो होती है अलास्का में, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये है यूकॉन रिवर। उसके बाद अगर बात करें तो मैकेंजी रिवर। तो मैकेंजी रिवर वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है कनाडा की। तो ये मैकेंजी रिवर का लोकेशन हो गया जो कि अटलांटिक ओशन में जाके गिरती है। उसके बाद बात करें चर्चिल रिवर की, तो ये भी रिवर कनाडा की है जो कि हडसन बे में जाके मिलती है, ठीक है। उसके बाद बात करें कोलंबिया रिवर की, तो कैसे मैंने बताया कोलंबिया प्लेट्यू से होके ये गुजरती है और ये पैसिफिक ओशन में जाके गिरती है। उसके बाद कोलोराडो रिवर, तो कोलोराडो रिवर भी कोलोराडो प्लेट्यू से होके गुजरती है, ग्रैंड कैनियन फॉर्म करते हुए ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, एक गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में जाके मिल जाती है। उसके बाद रियो ग्रांडे रिवर, रियो ग्रांडे रिवर भी रॉकी माउंटेन से ही निकल, कोलोराडो माउंटेन ये सब कोलोराडो रिवर को और कोलंबिया रिवर ये सब रॉकी माउंटेन से ही निकलते हैं। वहीं रियो ग्रांडे रिवर भी रॉकी माउंटेन से ही निकल के और ये मैक्सिको और यूएसए का बॉर्डर को भी फॉर्म करते हुए गल्फ ऑफ मैक्सिको में आके मिल जाती है। अब देख लेते हैं सेंट लॉरेंस रिवर को। तो सेंट लॉरेंस रिवर ये जो ग्रेट लेक्स है इसको कनेक्ट करते हुए सबसे ओंटारियो जो आखिरी लेक है उससे ये निकल के ये यहाँ पे गल्फ ऑफ लॉरेंस में आके यहाँ पे ये गल्फ ऑफ लॉरेंस हो गया, यहाँ पे आके मिल जाती है लॉरेंस रिवर, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो ग्रेट रिवर्स जो है, मेन जो रिवर्स हैं मिसिसिपी, मिसौरी, ये रिवर्स का जो मेन रिवर है यूएसए की और सबसे लार्जेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर है, इसकी भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम मिसिसिपी रिवर की देखते हैं। तो मिसिसिपी रिवर ग्रेट लेक्स के लेक सुपीरियर के बगल से यहाँ के आसपास से निकलती है और ये पूरा होते हुए ये आके गल्फ ऑफ मैक्सिको में मिल जाती है, ओके। इसके बाद अगर इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें, वो ओहायो रिवर है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो ओहायो रिवर, और भी इसमें ट्रिब्यूटरी आके मिलती है, लेकिन मेन जो रिवर है ओहायो रिवर है जो कि मिसिसिपी में आके मिल जाती है। और मिसिसिपी रिवर से भी लंबी रिवर है एक मिसौरी जो कि मिसिसिपी की ट्रिब्यूटरी है। तो मिसौरी रिवर भी रॉकी माउंटेन से निकलती है ये, और ये होते हुए आके मिसिसिपी में मिल जाती है। उसके बाद एक और रिवर है आर्कानस, माउंट अल्बर्ट के आसपास से निकल के और ये मिसिसिपी रिवर में आके मिल जाती है। तो ये पूरा रिवर सिस्टम मिसिसिपी रिवर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। और पूरा जो ड्रेनेज रिवर सिस्टम है तो इसको 3 भाग में बांटा गया है। एक हो गया कि ग्रेट लेक्स एंड सेंट लॉरेंस रिवर ड्रेनेज सिस्टम जो कि नॉर्दर्न पार्ट में पड़ जाएगा अमेरिका के, ये वाला पूरा सिस्टम हो गया, ठीक है। उसके बाद हो गया मिसिसिपी मिसौरी रिवर सिस्टम जो कि सेंट्रल पार्ट और सदर्न पार्ट वाला पार्ट में यहाँ पे पड़ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद है मैकेंजी रिवर सिस्टम जो कि वेस्टर्न कनाडा में इस वाला जो रीजन है ये सब रीजन में पड़ जाएगा। तो ये मेनली 3 मेजर रिवर डिवीजन कह सकते हैं, ड्रेनेज सिस्टम का डिवीजन कर सकते हैं नॉर्थ अमेरिका का। अब बात करते हैं लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका का। तो लेक्स जो सबसे ज़्यादा फेमस लेक है ग्रेट लेक्स, तो सबसे पहले मैं नाम पढ़ देता हूँ उसका, सुपीरियर, मिचिगन, हुरॉन, एरी और ओंटारो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सुपीरियर है, लेक सुपीरियर, ये वाला जो मैं पॉइंटर घुमा रहा हूँ ये वाला सुपीरियर लेक हो गया। उसका लेक मिचिगन, ये वाला लेक मिचिगन हो गया। उसका लेक हुरॉन, ये लेक हुरॉन हो गया। ये लेक इरी हो गया,
और ये लेक ओंटारो हो गया। और यहाँ पे सेंट लॉरेंस रिवर फ्लो करती है जो कि गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में जाके मिल जाती है। तो इसको अगर नाम याद रखने का जहाँ तक बात है, तो इसका अगर हम ज्योग्राफिकल स्प्रेड से बात करें, अगर वेस्ट से ईस्ट में अगर हमको जाना और इसका नाम याद रखना है तो सुपरमैन हेल्प्स एवरीवन, तो इस नाम से याद कर सकते, सेंटेंस से याद है सुपरमैन हेल्प्स एवरीवन। तो एस से हो गया सुपीरियर, एम से मिशिगन, एच से हुरॉन, ई से एरी और ओ से ओंटारियो। तो ये लाइन से अगर हम वेस्ट से ईस्ट का अगर डायरेक्शन में अगर देखें तो ये वाला फॉर्मूला हमको लगाना है, सुपरमैन हेल्प्स एवरीवन, सुपरमैन हेल्प्स एवरीवन। ठीक है। अगर साइज के हिसाब से अगर हमको अगर क्लासिफाई करना है तो इसका हम दूसरा कोड लगाएंगे, सुपर हीरो मस्ट ईट्स ओट्स। ठीक है। तो सबसे लार्जेस्ट इसमें जो लेक हो गई वो हो गया सुपीरियर, फिर हुरॉन, फिर मिशिगन, फिर इरी और ओंटारियो। ठीक है। तो इस कोड से हम चले जाएंगे, सुपर हीरो मस्ट ईट्स ओट्स। तो यहाँ पे हमारी पांचों लेक्स खत्म। और एक चीज और जानने का है कि यहाँ पे जो लेक इरी है और लेक इरी और जो लोग लेक ओंटारियो से जहाँ पे मिलती है यहीं पे पड़ जाता है हमारा नाइग्रा फॉल, जो कि ये लार्जेस्ट वाटरफॉल भी है और नाइग्रा फॉल इसी दोनों लेक के बीच में पड़ता है। जो वाटर फ्लो होती है वो लेक इरी से लोग ओंटारियो की तरफ होती है। इन सब के बीच MCQ भी करते हुए चलते हैं। आपको सिंपली ये बताना है कि जो ग्रेट 5 लेक्स हैं उनमें से सबसे सेल्वेस्ट लेक कौन सा है, सबसे छिछला, मतलब कि जो उसका डेप्थ है वो सबसे कम किसका है। आपके ऑप्शन है मिशिगन, हुरॉन, इरी और ओंटारियो। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, सही आंसर को मैं हर्ट दे दूंगा। अब आ जाते हैं और भी जो लेक्स हैं उसको देख लेते हैं। तो ग्रेट बियर लेक्स यहाँ पे, तो ग्रेट बियर लेक्स ये कनाडा में यहाँ पे पड़ जाते हैं, ये ग्रेट बियर लेक्स हो गया। उसका ग्रेट स्लेव लेक, उसके बाद यहाँ पे ग्रेट स्लेव लेक, कैनेडियन सील्ड और जो ग्रेट प्लेन्स है इसके बीच में यहाँ पे बहुत सारे लेक पड़ते हैं। जो मेजर लेक है उसको मैं कवर कर, तो ग्रेट बियर लेक हो गया, ग्रेट स्लेव लेक हो गया, लेक अथाबास्का, ये वाला लेक अथाबास्का हो गया। और ग्रेट लेक अथाबास्का को ग्रेट स्लेव लेक को जो कनेक्ट करता है वो स्लेव रिवर है जो दोनों लेक को कनेक्ट करता है। उसका रेंडियर लेक, यहाँ पे रेंडियर लेक हो गया। उसका लेक विनिपी, ये वाला लेक विनिपी हुआ जहाँ से निल्सन रिवर भी निकल के हडसन बे में जाके मिल जाती है। तो ये पांचों जो लेक है ये पांचों लेक हमारा कनाडा में ही पड़ जाता है। ठीक है, इंटायरली कनाडा में पड़ जाता है। और वहीं पे अगर देखा जाए तो अगर जो ये ग्रेट लेक्स हैं जिसमें से लेक सुपीरियर है जो US और कनाडा दोनों का बॉर्डर शेयर करता है, उसके बाद बात कर लेते हैं ग्रेट साल्ट लेक की। तो ग्रेट साल्ट लेक यहाँ पे रॉकी माउंटेन्स के वेस्ट में और सीरिया नवादा के ईस्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पड़ेगा। ये छोटा सा लेक है, यहाँ पे मैप में तो छोटा दिख रहा है, वैसे बहुत बड़ा लेक है ग्रेट साल्ट लेक, ये हो गया। तो यहाँ पे हमारे सारे लेक्स भी खत्म हो गए नॉर्थ अमेरिका के। अब हम लोग बढ़ते हैं नॉर्थ अमेरिका के अराउंड में कौन कौन से सी हैं। तो ये है आपके सामने पूरे नॉर्थ अमेरिका का मैप। तो अब एक एक करके सारे सीज को देखेंगे। तो सबसे पहले ओशियन को देखते हैं सीज को देखने से पहले। तो इसके नॉर्थ अमेरिका के अगर नॉर्थ में जाएंगे तो हमें आर्कटिक ओशन मिलेगा, और नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में नॉर्थ पैसिफिक ओशन या पैसिफिक ओशन बोल सकते हैं, और नॉर्थ अमेरिका के अगर ईस्ट में जाएंगे तो हमें अटलांटिक ओशन मिलेगा। अब नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं एक एक सी को करते हुए। तो यहाँ पे तो हमने बेरिंग स्ट्रेट देखा था, बेरिंग स्ट्रेट्स ही एशिया को नॉर्थ अमेरिका से अलग करता है। तो ये वाला पोर्शन बेरिंग स्ट्रेट हो गया। उसी के अगर सीधे नॉर्थ में जाएंगे तो चुकची सी मिलेगा हमें। ठीक है, उसके बाद अब हम नॉर्थ इसके ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं, कोस्ट के अलॉन्ग होते हुए ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो बेनफोर्ट सी मिल जाएगा हमें। ठीक है, बेनफोर्ट फिर सी के आगे फिर आर्कटिक ओशन पड़ जाता है। उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, और उसके बाद ग्रीनलैंड और ये बैफिन आइलैंड, इनके बीच में एक सी पड़ेगा, उसका नाम है बैफिन सी। ठीक है, बैफिन आइलैंड के बगल में है तो बैफिन सी। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें अंदर बे में तो यहाँ पे एक सबसे लार्जेस्ट बे मिल जाता है जिसका नाम है हडसन बे। ठीक है, उसी के साथ एक और लगा हुआ बे है जिसको जेम्स बे के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अगर आगे बात करें तो ये लेब्राडोर पेनिनसुला, और लेब्राडोर पेनिनसुला के यहाँ पे अगर बात करें डेविस स्ट्रेट के आगे लेब्राडोर सी मिल जाएगा। कनाडा के एकदम नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट में हमें लेब्राडोर सी मिल जाएगा। उसके बाद अब धीरे धीरे ईस्ट की तरफ से होते हुए साउथ की तरफ में जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे जो सेंट लॉरेंस रिवर जो जाके मिल रही थी समुद्र से, तो वहाँ पे गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस पड़ जाएगा। ठीक है,
उसके बाद और अगर ईस्ट में जाएंगे तो यूएसए के ठीक ईस्ट में यहाँ पे जो सी है अटलांटिक ओशन है ही, लेकिन यहाँ पे एक सी भी है जिसको सरगासो सी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं अगर थोड़ा साउथ में चले तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा मैक्सिको के अलॉन्ग गल्फ ऑफ मैक्सिको, और उसके बाद कैरेबियन आइलैंड है तो कैरेबियन आइलैंड के अलॉन्ग जो और जो सेंट्रल अमेरिका इसके दोनों के बीच में जो कैरेबियन सी के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद और अगर इधर वेस्ट में देखेंगे तो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया पड़ जाएगा, और इधर वेस्ट में साइड में मैक्सिको का वेस्ट में गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया हो गया, और पूरा इंटायरली ये नॉर्थ अमेरिका का अगर वेस्ट में देखेंगे तो पैसिफिक ओशन पड़ जाता है। और वहीं अगर अलास्का के अगर साउथ में देखेंगे तो यहाँ पे जो दिख रहा है हमें गल्फ ऑफ अलास्का। तो यहाँ पे हमारे सारे सीज खत्म हो गए। अब हम लोग देख लेते हैं स्ट्रेट्स कौन कौन से हैं नॉर्थ अमेरिका में। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेट्स हो गया कि जो पतली सी वाटर बॉडी जो दो बड़े वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है उसको स्ट्रेट्स कहते हैं। तो सबसे पहले हो गया बेरिंग स्ट्रेट्स, ये आप देख सकते हैं बेरिंग स्ट्रेट्स ये हो गया जो कि चुकची सी और बेरिंग सी को कनेक्ट करती है। इसके बाद अगर हम नॉर्थ में ही बात करें तो ग्रीनलैंड को और बाकी जो ये एल्समेरी आइलैंड है इसको जो डिफ्रेंशिएट करती है यहाँ पे पड़ जाएगी नेरिस स्ट्रेट, ठीक है। इसके बाद और आगे अगर बढ़ते हैं तो ग्रीनलैंड और बैफिन आइलैंड के बीच का जो स्ट्रेट है इसको डेविस स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लिया बेरिंग स्ट्रेट हो गया, उसके बाद यहाँ पे नेरिस स्ट्रेट, और उसके बाद ग्रीनलैंड और बैफिन आइलैंड के बीच में डेविस स्ट्रेट। उसका हडसन बे के बाद अगर हम बाहर की ओर निकलते हैं लैब्राडोर सी की तरफ तो यहाँ पे बीच में बैफिन आइलैंड और ये जो मेन लैंड है इसके बीच में यहाँ पड़ेगा हडसन स्ट्रेट, ओके। और उसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे ये जो आइलैंड देख रहे हैं मेन लैंड के बाद ये न्यू फाउंडलैंड है, इसके बीच में जो स्ट्रेट पड़ रहा है स्ट्रेट ऑफ बेली आइलैंड इसको नाम से जाना जाता है। उसके बाद डेनमार्क स्ट्रेट को देख लेते हो तो आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच का जो स्ट्रेट है इसको डेनमार्क स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। और भी एक साउथ के पार्ट में देखेंगे तो साउथ में स्टेट ऑफ फ्लोरिडा पड़ता है जो कि फ्लोरिडा स्टेट जो ये हो गया यूएसए का, ये फ्लोरिडा स्टेट और क्यूबा इसके बीच में जो स्टेट है इसको फ्लोरिडा स्टेट के नाम से जाना जाता है। अब देख लेते हैं आइलैंड्स कौन कौन है नॉर्थ अमेरिका के अलॉन्ग। तो सबसे बड़ा आइलैंड तो वर्ल्ड का भी सबसे बड़ा और इस कॉन्टिनेंट का भी सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड है। ये पूरा ग्रीनलैंड है जिसके नॉर्थ में अगर देखेंगे तो आर्कटिक ओशन, और इसके ईस्ट में देखेंगे तो डेनमार्क स्टेट है, और इसके वेस्ट में देखेंगे तो डेविस स्टेट है। उसके बाद आता है उसी के बगल में अगर देखेंगे तो बैफिन आइलैंड है जो कि हडसन बे के ठीक नॉर्थ में पड़ता है और बैफिन बे के ठीक साउथ में पड़ता है। तो ये जो बड़ा सा जो आइलैंड देख रहे हैं ये हो गया बैफिन आइलैंड। इसी के अगर यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, एक यहाँ पे एक बड़ा सा आइलैंड है जिसको विक्टोरिया आइलैंड के नाम से जानता है, ठीक कनाडा के नॉर्थ में। और ग्रीनलैंड की जस्ट सटा हुआ जो आइलैंड है ये एल्समेरी आइलैंड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे एक 3 ट्रायंगल वाला आइलैंड बन गया, एक बैफिन आइलैंड, एक विक्टोरिया आइलैंड, एक एल्समेरी आइलैंड। इन सबके बीच में एक छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप है जिसको क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ के सारे आइलैंड हमने देख लिए, और भी छोटे छोटे आइलैंड है लेकिन वो उतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं उसको छोड़ रहा हूँ। जो मेजर आइलैंड है उसको मैं कवर कर ले रहा हूँ। अब बात करते हैं अल्तूशियन आइलैंड की बात में। तो ये आप देख सकते हैं ये अलास्का के बाद से ये जो निकला हुआ है पार्ट, ये छोटे छोटे यहाँ पे आइलैंड्स है, इसको अल्तूशियन आइलैंड के नाम से जाना जाता है। अब वैंकूवर आइलैंड के नाम से जानते हैं। तो वैंकूवर सिटी है कनाडा का एक मोस्ट फेमस सिटी है, उसके पास यहाँ पे एक बड़ा सा आइलैंड है, इसको वैंकूवर आइलैंड के नाम से जाना जाता है। उसका न्यू फाउंडलैंड, तो न्यू फाउंडलैंड भी कनाडा में ही आ जाता है। ये गल्फ ऑफ लॉरेंस के आगे में यहाँ पे एक आइलैंड पड़ता है ट्रायंगुलर शेप का जिसको न्यू फाउंडलैंड के नाम से जाना जाता है। और वहीं अगर साउथ ऑफ कॉन्टिनेंट की बात करें, नॉर्थ अमेरिका के साउदर्न पार्ट में बात करें तो कैरेबियन आइलैंड पड़ता है। तो कैरेबियन आइलैंड तो बहुत सारे आइलैंड है, तो जिसमें जो मेजर जो बड़े बड़े आइलैंड्स ये सब जो दिख रहे हैं इसको ग्रेटर एंटिलीज के नाम से जाना जाता है, और जो छोटे छोटे जो आइलैंड्स के नाम से देख रहे हैं इसको लेसर एंटिलीज के नाम से जाना जाता है। और इसमें बहुत सारे जो आइलैंड है जैसे क्यूबा हो गया, हिस्पानोला आइलैंड हो गया, जमैका हो गया, बहामास हो गया, और भी जो छोटे छोटे कंट्री, ये सबको तो मैंने पॉलिटिकल वाले मैप में कवर किया है। जो जो छोटे छोटे आइलैंड है और वो कंट्री भी है, तो ये कुछ कुछ इंडिपेंडेंट कंट्री है, कुछ कुछ डिपेंडेंट कंट्री है। तो ये सारे को मैंने पॉलिटिकल वाला मैप में कवर किया है। कौन कौन से जो कंट्री वाले आइलैंड है वो सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सैन जुआन आइलैंड भी है जो कि यूएसए का पार्ट है, बाकी सब तो कुछ कुछ इंडिपेंडेंट कंट्री भी है। तो ये सब मैंने वो वाला पार्ट में कवर किया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पॉलिटिकल मैप वाला पार्ट। तो अब आगे बढ़ते हैं, पेनिनसुला देख लेते हैं कौन कौन से नॉर्थ अमेरिका के अराउंड पेनिनसुला कौन कौन से है।
तो यहाँ पे मेन जो अगर सदर्न पार्ट में देखेंगे तो 3 मेजर पेनिनसुला पड़ जाते हैं। तो मैक्सिको जो कंट्री हो गया, मैक्सिको कंट्री के अगर वेस्ट में जाएंगे तो ये जो पार्ट देख रहे हैं, एक साइड से गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया और एक साइड से पूरा ये पैसिफिक ओशन। तो ये जो पूरा जो पेनिनसुला बन गया, इसको कैलिफोर्निया पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैक्सिको के वेस्ट में पड़ जाएगा कैलिफोर्निया पेनिनसुला, और मैक्सिको के ईस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे एक पेनिनसुला पड़ जाता है युक्तान पेनिनसुला। ये भी मैक्सिको का ही पार्ट है, जिसके गल्फ ऑफ मैक्सिको के बीच में ही निकला हुआ है। ये युक्तान पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर यूएसए का एक पार्ट देखें तो यहाँ पे एक यूएसए का स्टेट है फ्लोरिडा स्टेट। ये फ्लोरिडा पेनिनसुला के नाम से आता है, देख सकते हैं। एक साइड से गल्फ ऑफ मैक्सिको, एक साइड से नॉर्थ अटलांटिक ओशन है। तो ये वाला साइड से सी है और 3 साइड से सी है, तो ये एक पेनिनसुला हो गया और ये फ्लोरिडा पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है। नॉर्थ अमेरिका के नॉर्दर्न साइड वाला में देख लेते हैं कि कौन कौन से पेनिनसुला है। तो अलास्का पेनिनसुला का नाम से, तो ये अलास्का स्टेट हो गया, आप देख सकते हैं। इसके साथ में जो ये जो निकला हुआ है ये वाला पार्ट, ये हो गया अलास्का पेनिनसुला, और इसके आगे अल्टूशियन आइलैंड हो गया। तो अलास्का मेनलैंड अलास्का से जुड़ा हुआ है ये, और 3 साइड से समुद्र, तो अलास्का पेनिनसुला हो गया। उसके बाद लेब्राडोर पेनिनसुला, तो ये हो गया हमारा लेब्राडोर पेनिनसुला। लेब्राडोर पेनिनसुला को याद रखने का है कि लेब्राडोर सी भी है बगल में, और यहाँ पे कोल्ड करंट भी क्रॉस करते हैं जिसको लेब्राडोर करंट के नाम से जाना जाता है। तो लेब्राडोर पेनिनसुला हो गया, लेब्राडोर सी हो गया, लेब्राडोर करंट हो गया, और इसके बगल में हो गया ये हडसन बे के बगल में कनाडा का ही पार्ट हो गया। उसके बाद सीवाल्ड पेनिनसुला, सीवाल्ड पेनिनसुला वापस अलास्का में पड़ता है। ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं जो बेरिंग सी से कनेक्ट होता है, जो अलग करता है बेरिंग सी और इधर साइबेरिया वाला पार्ट, तो ये वाला जो पार्ट है बीच वाला, इसी को कहते हैं सीवाल्ड पेनिनसुला। तो यहाँ पे हमारा नॉर्थ अमेरिका का फिजिकल फीचर फिनिश हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।